हे मूवी स्टार फैमिली, हैव अ ग्रेट डे। 2018 की जापानीज मूवी 10 इयर्स जापान आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर आकियो फुजिमुरा, ची हायाकावा और केई इशिकावा। IMDb रेटिंग 5.8। जिस गति से हर देश अपने पतन की ओर अग्रसर है, वो दिन दूर नहीं जब ये 5 कहानियां असल दुनिया की सच्चाई बन जाएगी। जापान, जो कि एक विकसित देशों में गिना जाता है, आज से 10 साल बाद जापान को इमेजिन किया गया है। यही हमें इन 5 कहानियों से बताने की कोशिश की जाती है कि कितनी बदलने वाली है ये दुनिया। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। आप लोग जरूर बताना आपको कैसी लगी, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी पक्के से करें और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए। अब कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी, प्लान 75। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर पॉपुलेशन एंड मैनेजमेंट ब्यूरो ने एक नई स्कीम निकाली है 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिसे प्लान 75 कहा जाता है। मिस्टर इटामी एक सरकारी कर्मचारी है और वो लोगों से भरे कमरे में खड़े हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की उम्र या तो 75 होने वाली है या हो चुकी है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर इटामी ने कहा, क्या किसी के कोई सवाल है? सवाल का तो पता नहीं, बेबसी जरूर उनकी आंखों में झलक रही है, क्योंकि यहाँ इनकी जिंदगियां खत्म करने के अवसर के बारे में बताया जा रहा है। अजीब बात है, मौत को भी कितनी बखूबी से पेश किया जा रहा है और मरने की सुविधाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। जो भी इस प्लान 75 के तहत तैयार होंगे, उन्हें आज के बाद से किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनके रहने, दवाइयाँ और खाने पीने का पूरा इंतजाम होगा। उन्हें यहाँ तक कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो जैसी मर्जी चाहे खर्च कर सकते हैं। ये रकम उनसे वापस नहीं मांगी जाएगी और आखिरी दिन आने पर उन्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा। उनके कान के नीचे एक सफेद पट्टी लगाई जाएगी, जिसे उन्हें चैन की नींद आने लगेगी और कुछ ही देर में वो इस दुनिया को बिना दर्द के अलविदा कह देंगे। इतना ही नहीं, ये सर्विस उनके मरने के बाद भी चलेगी, जब तक उन्हें अच्छी तरह से अंतिम संस्कार नहीं दिया जाएगा। इनाम चाहे जितना भी ऊंचा हो या सहूलियत कितनी भी हो, पर अपनी जान के बदले कोई नहीं लेना चाहता। केवल वही लोग दस्तखत करने के लिए मजबूर हैं जिनकी देखरेख के लिए कोई नहीं, या जिन्होंने अपने किसी करीब की बहुत दर्द भरी मौत देखी हो, या जिन्हें पैसों की जरूरत हो। मिस्टर इशिकावा अगले महीने 75 के होने वाले हैं। उनकी गुजारिश है कि मरने के बाद उन्हें उनकी बीवी के पास उसी पार्क में दफनाया जाए जहां रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मिस्टर इतामी जैसे कर्मचारियों को ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि अगर ये उम्रदार लोग नहीं मरेंगे तो हमारे देश का कोई भविष्य नहीं। उन्हें मध्य वर्ग या अमीर लोगों को निशाना नहीं बनाना, क्योंकि वो खर्चा कर सकते हैं। वो महंगी दवाइयाँ, बाजार की महंगी चीजों पर खर्च कर सकते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। हमें उन बूढ़े लोगों को निशाना बनाना है जो गरीब और बीमार है, अपंग है, जो सरकारी भत्ते पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वो जापान के लिए एक बोझ है, जिसे उतारने की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना, उन्हें राजी करवाना तुम्हारा काम है। मिस्टर इतामी को ये काम करके कोई खुशी का अनुभव नहीं हो रहा, मगर सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। इतामी की बीवी को बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो काम पर वापस नहीं जा सकती। ऊपर से सरकार ने बुजुर्गों की मुफ्त चिकित्सा को इस साल से खारिज कर दिया है और उनके घर वालों को प्लान 75 एप्लीकेशन का फॉर्म दिया गया है। इधर बच्चे के आने के पहले और बाद के खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए उसकी बीवी अब अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती। उन्हें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी है। ऐसे बुजुर्गों के केसेस में उनके परिवार वाले ही एप्लीकेशन पे दस्तखत कर सकते हैं। वो भी इस प्लान 75 को लेना चाहती है। ऐसा करने से उन्हें सरकार पैसे भी देगी। अपने ही घर में ऐसा होता देख इटामी मौन है। जल्द ही 1 महीना पूरा होने पे 28 दिसंबर को मिस्टर इशिकावा के लिए वो खास दिन है जब वो मौत को गले लगा लेंगे। मिस्टर इटामी उन्हें पैसे और दवाई दे रहा है, अगर घबराहट हो तो ले लेना, जिस पर मिस्टर इशिकावा जोर से हंस पड़े। धीरे धीरे ये अजीब लगने वाला सरकारी स्कीम लोगों की नजर में अब आम बनता जा रहा है। लोग जैसे अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनाने लगे हैं, और कुछ मजबूरी में, जिससे कि तेजी से गरीब बुजुर्गों की सुविधाएं बंद कर दी जा रही है। एक आदमी ने इटामी पे अंडे फेंके क्योंकि वो स्कीम से गुस्सा है। 28 दिसंबर का दिन आया। मिस्टर इशिकावा सहित कई बूढ़े अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके गले में एक सफेद पट्टी लगा दी गई है और धीरे धीरे उन्होंने मौत को गले लगा लिया।
कुछ साल बाद इटामी का बेटा बड़ा होने लगा। इटामी घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदने आया है, यानी उसका काम अच्छा चल रहा है, पर उसकी सास साथ नहीं है। लगता है वो भी प्लान 75 का हिस्सा बन गई है। इटामी खुश नहीं है, क्योंकि जिन बुजुर्गों के ऊपर आज वो अपनी खुशियों का महल खड़ा कर रहा है, कल वो भी तो हिस्सा बनेगा प्लान 75 का। दूसरी कहानी प्रॉमिस। हर क्षेत्र की नई खोज और तरक्की के साथ शिक्षा विभाग में भी कई तकनीकी विकास हुए। अब हर बच्चे के दाईं आंख के ऊपर एक यंत्र लगा हुआ है जो उनके हर गतिविधि पर नजर रखती है। वो कब सोते हैं, कब खेलते हैं, कब खाते हैं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, जिसके सिग्नल बड़े बड़े टावर से जुड़े हैं। अब बच्चों को स्कूलों में टीचर्स नहीं बल्कि उन्हें रोबोट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि वो किसी भी टीचर से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि समय बर्बाद ना करें, उन्हें बड़े होकर रेलवे, डॉक्टर, रिसर्च और अन्य सरकारी नौकरी के लिए किन किन परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी एक उज्जवल भविष्य पाने के लिए। वहाँ डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियर और सिपाही के बच्चे को सेना में ही भर्ती होने की पढ़ाई करने पर जोर डाला जाता है। वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। इसी क्लासरूम में एक बच्चा पढ़ता है, यामाशिटा, जो सबसे अलग है। उसकी इन बंदिशों में मन नहीं लगता। वो क्लास बंक करके अस्तबल में एक घोड़े रॉकी को देखने जाता है, जो कुछ दिनों से बीमार है, कुछ खा पी नहीं रहा। कई बार टीचर उसे जबरदस्ती वहाँ से पकड़ कर ले आते। वही अस्तबल में काम करने वाले मिस्टर सिगेता ने कहा, अरे तुम्हारी क्लास नहीं है। तभी यामाशिटा के कान पे लगे यंत्र में 2 बार क्लास वापस आने की वार्निंग के बाद भी जब उसने अनसुना कर दिया, तब जोर की सायरन बजने लगी, इतना तेज कि उसके कान में दर्द होने लगा। ये यंत्र यहाँ तक कि तब भी बच उठता अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे। उसमें भी पाबंदी थी, गुस्से भर शब्द कहने पर या तेज गुस्सा आने पर चेतावनी के साथ सायरन बजने लगता। मतलब कि बच्चे कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं। ऐसा करने पर उनकी परीक्षा के नंबर पर इसका असर पड़ेगा। एक दिन यामाशिटा प्रिंसिपल रूम से गुजरते हुए वहाँ कुछ टीचर्स को उस रॉकी घोड़े के बारे में बात करते हुए सुना। उस घोड़े पे इंसान के बाईपास हार्ट सर्जरी टेस्ट की थी, जिसकी वजह से एकदम स्वस्थ घोड़ा अब बीमार पड़ चुका है, इसीलिए खाना पीना छोड़ चुका है, शायद कुछ ही दिन जी पाएगा, इसीलिए उसे यूथेनेशिया देकर मार दिया जाएगा। अब टीचर्स में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि बच्चों को ये दिखाना चाहिए या नहीं। किसी का कहना है कि ये बड़ा दिल दहला देने वाला दृश्य होगा, बच्चों के ऊपर इसका गहरा असर हो सकता है। किसी का कहना है कि बच्चों को साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बताने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। बाहर खड़ा यामाशितो उनकी सारी बातें सुन रहा है। तब मिस्टर शिगेता वहाँ से गुजरे और उसे देखकर आंखें नीची करके चले गए, क्योंकि उनके हाथ में इसे होने से रोकना नहीं है। यामाशितो तुरंत रॉकी के पास गया और उसे पुचकारते हुए रोने लगा। पास किसी लोहे की चीज से उसका ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते ही कान में लगे यंत्र से चेतावनी आने लगी। तभी वहां और 2 बच्चे आए। उन्होंने यामाशितो से ऐसा करने की वजह पूछी। वजह जानने के बाद वो बच्चे भी उसके साथ ताला तोड़ने की पूरी कोशिश में जुट गए। वो रॉकी को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि टीचर्स उसे ना मार सके। सायरन के बार बार बजने पर भी उन तीनों ने मिलकर ताला तोड़ ही दिया और रॉकी आजाद हो गया। वो दौड़ने लगा, पीछे पीछे तीनों बच्चे भी भागने लगे। रॉकी हवा से बातें करते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, मगर इंसान खुद भी अपने लालच से बंधा है और अपने साथ हर फायदे की चीज को बांधे रखता है। रॉकी ने आज नरम घास खाई, नदी का पानी पिया और रात होते ना होते वो चल बसा। तीनों बच्चे उसके जाने से रोने लगे। आज उन्होंने जिंदगी का वो सबक सीखा है जो स्कूल की 4 दीवारी नहीं सिखा सकती। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सके तो ये दुनिया तरक्की से रोबोट के रहने लायक जरूर बन जाएगी, मगर इंसानों की नहीं। तीसरी कहानी डेटा। माइका एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने पापा तेत्सुशी के साथ रहती है। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसे माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं। आज उसके पापा एक्स्ट्रा लंच लेकर ऑफिस जा रहे हैं। वो कुछ अरसे पहले मिस मोई से मिले हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर तेत्सुशी को समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात अपनी बेटी से कैसे कहे। आज हिम्मत जुटाकर उसने माइका से कहा, सुनो, तुम मोई से मिलने आओगी? एक साथ डिनर पर कहीं चलते हैं। सामने तो उसने मुस्कुराकर कहा, पर पापा मैं पहनूंगी क्या? तेत्सुशी ने एक राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, कुछ भी पहन लेना, कहकर ऑफिस के लिए निकल गया।
उसके जाने के बाद माइका अपनी माँ के बारे में सोचती है, कैसे रही होंगी वो, क्योंकि माइका बहुत छोटी थी जब वो गुजर गई थी। उनकी चीजों को टटोलते हुए उसे शियोरी सुजुहारा के नाम से एक डेटा कार्ड मिला। माइका उसे लेकर अपने दोस्त के पास गई। वो उसे खोल नहीं पा रही क्योंकि उसे अपनी माँ बिल्कुल याद नहीं, इसीलिए इससे पहले कि कोई घर पे उनकी जगह ले, वो उनके बारे में जानना चाहती है। उसने अपने दोस्त को भी मिस मोई के बारे में बताया। वो अपने पापा के लिए खुश है। वैसे भी 1-2 साल में वो कॉलेज चली जाएगी, उसके बाद शायद कहीं बाहर चली जाए। अच्छा होगा, पापा के पास कोई उनका ख्याल रखने के लिए हमेशा रहेगा। उसके दोस्त ने डेटा कार्ड से उसकी माँ की डेटा निकाली। पहली बार उन्हें अपनी तरह हाई स्कूल ड्रेस में देख माइका ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं उनकी तरह लगती हूँ? और उसके बाद दिन रात वो अपनी माँ के वीडियोस, फोटोज, ईमेल्स में डूबी रहती। उसमें उनके पापा के साथ भी कई फोटोज हैं। अब माइका माँ की तरह दिखने की कोशिश करती और उन जगहों पर जाती जहाँ जहाँ वो जाया करती थी। अचानक एक फोल्डर पर उसकी नजर पड़ी जिसमें उसकी माँ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और लिखा है कि वो इस बात से खुश नहीं है। धीरे धीरे उस डेटा के जरिए उसकी माँ की जिंदगी में एक और आदमी का पता चला जिसकी बहुत सारे मेल्स और फोटोज हैं। माइका को लग रहा है कि कहीं वो आदमी तो उसका असली पिता नहीं। इस कश्मकश में वो उस आदमी तक भी जा पहुंची जो एक बार में काम करता है। शियोरी सुजुहारा का नाम बताने पे वो चौंक उठा। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, और इस तरह किसी के पर्सनल डेटा का मिलना सही नहीं है। माइका चुपचाप वहां से चली गई। सही बात है, जो इंसान गुजर चुका है उसकी निजी जिंदगी को टटोलना, उस पे सवाल उठाने का किसी को हक नहीं, क्योंकि वो उसकी माँ है। मगर वो हमेशा से वो शख्स तो नहीं थी। उसकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे, गलतियां थी, उनमें भी कमियां और बुराइयां थी। ऐसा करके उनकी जिंदगी में एक दूसरे को देखने के मायने बदल जाते हैं, फिर चाहे तुम उसके खुद का खून ही क्यों ना हो। माइका जब घर पहुंची, रात ज्यादा हो जाने से उसके पापा बाहर ही उसका इंतजार कर रहे हैं। वो फिक्रमंद थे। आज उसे वो बाहर डिनर कराने ले गए। फिर माइका ने कहा, माँ का किसी से अफेयर चल रहा था। उसके पापा ने कहा, मुझे मालूम है। ये सुनकर माइका चौंक गई। तेत्सुशी को पहले से पता था कि शियोरी ने गलती की थी, पर उसने उसे दोबारा मौका दिया और ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि माइका के बायोलॉजिकल फादर कौन है। तेत्सुशी के इस फैसले को जानकर माइका के उसकी माँ को देखने का नजरिया बदल गया। उसने अपने माँ को माफ कर दिया। उसकी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। चौथी कहानी, विंड। शिमाओका न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोशन से आसपास के रेडिएशन लेवल बढ़ चुकी है और ये तेजी से पूरे देश में फैलता जा रहा है। पूरे इलाके को जल्द से जल्द खाली करवाया जा रहा है। मिजुकी, एक 10 साल की बच्ची, बाकी बच्चों के साथ किसी बेसमेंट जैसी जगह पर खेल रही है जहाँ रोशनी और हवा कम है। मिजुकी को जमीन पर एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखा, जिसे देखकर वो खुश हो गई और उसे हथेली पर उठा लिया, क्योंकि अब जानवर पक्षी तो दूर की बात है, एक कीड़ा तक नजर नहीं आता। उसकी माँ ने झट से कीड़ा को फेंकते हुए कहा, क्या पता ये ऊपर से आया हो, इसमें रेडिएशन हो सकता है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में काइजन दिखी, जो यहीं कहीं रहती है और अक्सर बीच बीच में उनकी मुलाकात होती रहती है। आज काइजन उसे अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ एक बंद दरवाजे के सामने वैसे बहुत सारे कीड़े इकट्ठे मिले, जिसे देखकर मिजुका खुश हो गई। काइजन बोली, इन्हें ऊपर की दुनिया का रास्ता पता होता है, तभी तो यहाँ तक आ पाते हैं। मिजुका को तो लगा था कि सारे कीड़े मर चुके हैं। फिर वो दोनों उसे हथेली में रखकर ऊपर का हाल पूछने लगे। क्या ऊपर धूप चमकती है? क्या बारिश की फुहार पड़ती है? बीच में मिजुका बोल पड़ी, मगर माँ कहती है ऊपर बहुत खतरा है और हम यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ की हवा पानी साफ है। काइजन भी सोच में पड़ गई, क्या वाकई में? अगले दिन मिजुका माँ के साथ सरकारी राशन लेने गई। वहाँ सबको हफ्ते के मुताबिक खाना पानी और दवाइयाँ दी जा रही है। किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना अंधेरा है कि बच्चों के गले में जले हुए बल्ब लटकते हैं। अब मिजुका माँ से बोली, माँ, काइजन कहती है ऊपर जाना खतरनाक नहीं है। मैंने तुम्हें उससे मिलने को मना किया है ना। तुम्हारे और भी तो दोस्त है, उनके साथ क्यों नहीं रहती हो? उसकी माँ बोली। मिजुका को माँ का ये कहना बड़ा अजीब लगा। अगले दिन वो फिर काइजन के साथ खेलने गई। उसे सेब खाता देख मिजुका बोली, ऊपर पेड़ों में फल लगते हैं ना? काइजन बोली, हाँ, धूप में पके फल बहुत मीठे होते हैं, और उसे अपना सेब खाने को दिया। फिर काइजन बोली,
तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी? कुछ सोचकर मिजुका ने ना कह दिया। शायद माँ के बारे में सोचकर कहा होगा। अब रात में खाना खाते हुए मिजुका अचानक बोली, इससे तो अच्छे सेब थे। उसकी माँ ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यहाँ सेब कहाँ से मिले? मिजुका घबरा गई। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो सपने में आया था। और बात बदलने के लिए बोली, आज के टेस्ट के मुताबिक मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ समय समय पर लोगों में रेडिएशन की मात्रा की जांच होती है। अगले दिन जब वो वापस काइजन से मिलने गई तो वहाँ नहीं है। बगल में उसका रिकॉर्डर रखा है जिसे वो हमेशा सुनती रहती थी। मिजुका ने उसे उठाकर अपने कान में लगाया। पहले तो अजीब से शोर से वो डर गई। फिर जब दोबारा सुना तो वो बारिश की आवाजें थी जो इससे पहले मिजुका ने कभी नहीं सुनी। फिर मेंढक की टर टर की आवाज, हंसों के कोलाहल सुनाई दे रहे हैं और साथ में काइजन का एक मैसेज है, मैं ऊपर जा रही हूँ सूरज की किरणों और बारिश की बूंदों को महसूस करने। मिजुका रिकॉर्डर से निकलने वाली आवाज में नाचने लगी, झूमने लगी और एक रोशनी के दरवाजे से पार हो गई। यहाँ की रेडिएशन को कम करने वाली 24 घंटे चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को पार करते हुए वो तितलियों, पंछियों की आवाज और फूलों की खुशबू की दुनिया में गुम हो गई। जब नींद खुली तो वो वहीं जमीन पर पड़ी है। अरे, ये तो सपना था। अब अपने कमरे में बैठ ड्राइंग करते हुए वो उसी रिकॉर्डर को सुन रही है और बीच बीच में काइजन से पूछ रही है, ये किस चीज की आवाज है? काइजन बोली, वसंत ऋतु की। मिजुका बोली, ये आवाज मुझे बहुत पसंद है। ऊपर तो ये सब रोज सुनाई देता होगा ना? उसे खुद से बातें करते हुए उसकी माँ ने देख लिया। असल में कभी कोई काइजन थी ही नहीं और जब उसकी माँ ने कान में रिकॉर्डर लगाया तो उसे कोई आवाज नहीं आई। माँ ने रिकॉर्डर तोड़ दिया और मिजुका को गले से लगा लिया। तुम्हारे पापा की तरह मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। भूल जाओ ऊपर की दुनिया को। हमें यहीं रहना है, हम यहाँ सुरक्षित है। मिजुका जन्म से ही यही है। उसने कभी वो सारी चीजें ना देखी है ना महसूस की है। मगर इंसान धीरे धीरे पागल होने लगता है, अकेला पड़ जाता है। उसे जिज्ञासा खींचती है। उस टूटे रिकॉर्डर से अब भी उसे काइजन की आवाज आ रही है, मिजुका, मैं ऊपर जा रही हूँ। सीढ़ी के नीचे से एक गुप्त सुरंग है जो तुम्हें ऊपर तक ले आएगी। मैं दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिजुका स्कूल बैग में अपना सामान लेकर घर से भाग गई। वो बेसमेंट में रखी मशीनों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जा रही है। उसके कानों में हवा में लिपटे पत्तों की सरसराहट है। बारिश के फुहारे, पंछी और जानवरों की आवाजें आ रही है। उसके कदम और तेज हो गए। उसे जल्द से जल्द वहां ऊपर पहुंचना है। कहीं कहीं उसे रास्ते में काइजन नजर आती जो उसकी प्यास को और बढ़ा रही है और आखिरकार वो ऊपर तक जा पहुंची। मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि सामने जो दिख रहा है उस पे क्या प्रतिक्रिया दे। क्या उसे ऊपर विनाश नजर आया है, जो हाल इंसान पृथ्वी का कर चुका है और जिससे पीछे छुड़ाने के लिए लोग जमीन के अंधेरों में दुबके पड़े हैं? या कहीं यहाँ तक पहुँचना भी मिजुका का एक और भ्रम तो नहीं? 5वीं कहानी, एक खूबसूरत देश। मिस्टर वातानाबे शिनमय नाम के एक विज्ञापन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। उसकी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें देश भर के लोगों को जापानीज आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि जापान युद्ध से जूझ रहा है। ये देश हर घर से एक कुर्बानी मांगता है। आज की मीटिंग में इस विज्ञापन के लिए चुने गए मिस अमातात्सु के बनाए तस्वीरों को रद्द कर दी गई, क्योंकि वो आम लोगों की समझ से बाहर है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से दर्शाता हो। मिस्टर वातानाबे को ही मिस अमातात्सु के पास जाकर ये खबर सुनानी होगी। जब वो वहां पहुंचे, बारिश उतर आई। फिर अमातात्सु ने उसे खाने पर रोक लिया। अब वातानाबे को लग रहा है कि वो कैसे उन्हें ये बात कहे, मगर ताज्जुब है, ये खबर सुनने के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। खाने के बाद अमातात्सु ने बताया, ये जो तस्वीर मैंने विज्ञापन के लिए दी थी, दरअसल वो मेरे पिताजी ने अपने कॉलेज के समय में बनाई थी। वो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट थे। ये तस्वीर आकाश में तारों और नक्षत्रों की है। उनका बस चलता तो वो स्पेसशिप भी उड़ाते, मगर उन्हें देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाने पड़े और युद्ध में उनकी जान चली गई। अगर एक खूबसूरत देश की निशानी युद्ध में भेजे जाने वाले हमारे घरों के बच्चे हैं, तो वो देश किस तरह से खूबसूरत हुआ। तो मेरे लिए मेरे बाबा की बनाई ये तारों और नक्षत्र की तस्वीरें ही मेरा नजरिया है एक खूबसूरत देश का। वातानाबे को समझ में आया कि इस तस्वीर के पीछे कितनी गहरी सोच है, कितने अरमान हैं जो पूरे नहीं हुए।
जब इस देश में वाकई में लोगों को स्पेसशिप उड़ाने के लिए भर्ती लिया जाता, ना कि युद्ध के जहाज उड़ाने के लिए, तब ये देश सही मायने में खूबसूरत होगा। भारी मन से वातानाबे उन्हें अलविदा कहकर चला गया। दोस्तों, ये 5 कहानियां हमें भविष्य की झलकियां दे रहा है। ये कहानियां बहुत कुछ सिखा गया है। तो आप बताइए, आपको अपना आने वाला कल कैसा चाहिए? बस कहानी यही खत्म हुई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।